बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलेसिस, यानी जो हमारी किडनी है उसका रीनल पेल्विस और रीनल कैलेसिस के अंदर जब डायलेशन हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस कंजेनाइटल यानी पैदाइशी भी हो सकता है और मे बी डेवलप एट एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त डेवलप हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है ये हमारा यूनिलेटरली यानी एक तरफा भी हो सकता है, बायलेटरली दोनों तरफा भी हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस किस वजह से होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, द यूरेटर्स एंड द किडनी, यानी जो हमारे किडनीज हैं, हमारे यूरेटर्स हैं या फिर हमारा जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट आ जाती है जो कि सबब बनती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की। अच्छा, हम बात करते हैं कॉजेस की कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करवा सकती हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई का मतलब कोई भी गुर्दों की जो पथरी होती है यानी किडनी स्टोन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये रुकावट का बायस बनते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं और जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। कोई भी ट्यूमर हो गया यानी रसोली हो गई, वो वजह बन सकती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की। स्ट्रक्चर्स यानी कोई पार्ट है वो तंग है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी एरिया, कोई पार्ट अगर तंग हो, स्ट्रक्चर हो, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करवा सकता है। वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स एंड स्कारिंग, यानी वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा कि जो साना है, जो ब्लैडर है, उसके अंदर यूरिन होता है वो बैक फ्लो हो जाता है, यानी जो यूरेटर्स हैं उनकी तरफ और किडनी की तरफ वापस चला जाता है, रिफ्लेक्स हो जाता है और स्कारिंग की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर के अंदर क्या होगा कि जो यूरेटर्स होते हैं उनमें डायलेशन हो जाती है, वो फैल जाते हैं और ये एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकता है, यूनिलेटरल यानी एक तरफा भी हो सकता है, बाइलेटरल यानी दोनों तरफ हो सकता है। ये जो है ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, उसकी वजह से हाइड्रोयूरेटर हो सकता है और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के भी हाइड्रोयूरेटर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम डायग्राम की मदद से हाइड्रोनेफ्रोसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो एरिया है हमारा एक नॉर्मल किडनी है यहाँ पर, और ये नॉर्मल किडनी के आगे ये हमारा यूरेटर है। और नॉर्मली होता है क्या है, हमारा जो यूरिन है वो किडनी के अंदर बन रहा होता है और यहाँ से ये यूरेटर के अंदर फ्लो कर जाता है और यूरेटर इसे यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आता है। अब ये हमारे ये जो डायग्राम है इस साइड पर, ये हमारी हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर वाली कंडीशन है कि ये जो किडनी है यहाँ पर जब यूरिन बनता है और जैसे ही वो हमारी यूरेटर की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो आगे रास्ते में रुकावट है, यानी ये स्टोन है। इस स्टोन की वजह से यहाँ यूरिन नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर सकता और वो बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी का ये एरिया कैलेसिस जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा और ये जो यूरिन है ये वापस बैक फ्लो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये जो यूरेटर है, यूरेटर के अंदर भी यहाँ पर रुकावट है, ये स्टोन है और स्टोन की वजह से जो यूरिन किडनी में बनता है और वो यूरेटर के अंदर आता है, यहाँ से आगे वो ब्लैडर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टोन भी मौजूद है और दूसरे नंबर पे ये एरिया स्ट्रक्चर्स यानी यहाँ से एरिया तंग हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिन होता है वो वापस यूरेटर की तरफ फ्लो कर जाता है, जिसे हम हाइड्रोयूरेटर कहेंगे। और अगर ये यूरिन जो है हमारी किडनी की तरफ फ्लो कर जाएगा वापस, जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें हम ये बता रहे हैं कि एन ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट प्रेशर, यानी कोई भी ऐसी रुकावट आई जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर जो है वो यूरिन के फ्लो को पास आउट नहीं होने देगा वहाँ से। यानी अब होता है क्या है, वो जो प्रेशर है वो क्या करेगा, वो जो रीनल सिस्टम होता है हमारा, उस रीनल सिस्टम को फंक्शनल और एनाटॉमिकल डैमेज हो जाएगी, यानी जो हमारा रीनल सिस्टम है उस प्रेशर की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ जो रीनल पेल्विस है और जो हमारे यूरेटर है वो डायलेट हो जाते हैं और वहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी का मतलब जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन है वहाँ की, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये प्रेशर प्रोलॉन्ग होगा जिसकी वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस बनना शुरू हो जाते हैं और जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनी के वो अफेक्ट होते हैं और वो अपने फंक्शन को प्रॉपर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है वहाँ पे। और अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाए, यानी इफ द कंडीशन इज लेफ्ट अनट्रीटेड, तो जो किडनी होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस।
इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन अकर विदाउट एनी सिम्टम एज लॉन्ग एज किडनी फंक्शन इज एडिक्वेट एंड यूरिन कैन ड्रेन। यानी इस बात का ये मतलब है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो विदाउट एनी सिम्टम के हो सकता है जब तक कि किडनी अपना फंक्शन सही से कर रही है और जो यूरिन है वो सही से फ्लो हो रहा है, यानी यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो विदाउट एनी सिम्टम यानी बिना किसी इलामात के हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है द अमाउंट ऑफ पेन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। यानी जो पेन है ये डिपेंड करता है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उस पर कितना खिंचाव हो रहा है, उस पर कितना स्ट्रेचिंग हो रही है, तो जिस मुताबिक वहाँ पर पेन होगा। मसलन कि स्लोली डेवलपिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस में कॉज ओनली अ डल फ्लैंक पेन, यानी अगर ये पेन बिल्कुल स्लो हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस स्लो हो रहा है तो हल्का सा कमर में दर्द होगा जिसे हम फ्लैंक पेन भी कहते हैं, डल फ्लैंक पेन होगा। लेकिन अगर सडन अचानक से ये दर्द हो रहा है, यूरेटर में कोई पत्थरी आ गई है, कोई रुकावट आ गई है और जिसकी वजह से वहां पर सीवियर यानी स्ट्रबिंग पेन, चुभने वाला दर्द हो सकता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ पेन है डिपेंड करता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कितना उस पर खिंचाव हुआ है, यानी उसके अंदर कितनी खिंचाव हुई है, तो उसके मुताबिक ये डिपेंड करता है और इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें हमें बता रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा, यानी वो मालूमात जो हम अपने पेशेंट से इकट्ठी करेंगे, जो मरीज से लेंगे, वो हमारी सब्जेक्टिव डेटा के अंदर आएगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट से उसके पेन के बारे में मालूमात लेंगे, उसकी दर्द और तकलीफ के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो किस मुताबिक, यानी हम पूछेंगे लोकेशन क्या है, वो पेन कौन सी जगह पर हो रहा है, कौन सी उसकी लोकेशन है, कहाँ दर्द हो रहा है मरीज को। उसकी इंटेंसिटी पूछेंगे, कितनी शिद्दत है, वो दर्द किस तरीके से हो रहा है, कितना ज्यादा दर्द है। और उसके अलावा उसका करैक्टर, उसके बारे में पूछेंगे कि दर्द की क्या खसूसियात है, क्या वो दर्द जो है वो तेज है, हल्का दर्द है, चुभने वाला दर्द है, या वो दर्द मुसलसल है या रुक रुक के हो रहा है, वक्फे वक्फे से हो रहा है। तो ये तमाम यानी उस दर्द की क्या करैक्टरिस्टिक है, उस दर्द की क्या खसूसियत है, उसके बारे में हम पूछेंगे। और उससे पूछेंगे नोजिया वगैरह तो नहीं हो रहा, यानी उसका दिल, उसको मतली वगैरह तो नहीं आ रही। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हम उससे पूछेंगे। उसके बाद है डिस्कस द पेशेंट्स वॉइडिंग पैटर्न, यानी हम अपने पेशेंट से उसके पेशाब करने के तरीके के बारे में पूछेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितनी बार पेशाब आता है। और डिफिकल्टी स्टार्टिंग अ स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यानी पेशाब शुरू करने में मुश्किल होती है या नहीं होती। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ पिक्चुरेशन अवॉइडिंग, यानी जब पेशाब करने के आखिर में जो है कतरा कतरा पेशाब तो नहीं गिर रहा, यानी हल्का हल्का पेशाब तो नहीं आ रहा। उसके बाद निक्चूरिया के बारे में पूछेंगे। निक्चूरिया का मतलब है कि पेशेंट को रात में पेशाब तो नहीं आ रहा, यानी रात को पेशाब करने के लिए अगर उठना पड़ता हो। और उसके अलावा हम उससे पूछेंगे बर्निंग ऑन यूरिनेशन, यानी पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी सब्जेक्टिव डेटा में आएंगी। उसके बाद है नोट एनी हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, यानी मरीज की पहले से कोई रुकावट वाली, यानी पहले अगर उसको कभी पथरी हुई हो, यानी पहले अगर उसको इस तरह पथरी हुई हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हुई हो, तो इस चीज़ को हमने नोट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होगा जो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, यानी वो पेशेंट नहीं बताएगा बल्कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो खुद ऑब्जर्व करेगा, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए हमने कौन कौन सी ऐसी इलामात हैं उनको हमने ऑब्जर्व करना होगा, उनको हमने देखना होगा। जैसे कि वोमिटिंग को देखना है कि उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही, पेशाब में खून तो नहीं आ रहा जिसे हेमोजूरिया कहते हैं। उसके यूरिनरी आउटपुट को हम देखेंगे कि यानी पेशाब का आउटपुट कम है या ज़्यादा है। और उसके ऑडिमा को चेक करेंगे, यानी बॉडी में सूजन वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा हम पल्पेबल मास को देखेंगे इन द एब्डोमेन, हम एब्डोमेन पे हाथ रख के पल्पेबल करेंगे कि कोई हमें मास तो नहीं महसूस हो रहा, कोई ग्रोथ तो नहीं फील हो रही है। ब्लैडर डिस्टेंशन, कि ब्लैडर फूला हुआ तो नहीं है। डिटेक्ट ऑन पल्पेशन, हम पल्पेट करके उससे देखेंगे। और टेंडरनेस अवर द किडनी और ब्लैडर, हम देखेंगे कि किडनी और ब्लैडर में कोई टेंडरनेस यानी कोई हार्डनेस वगैरह तो नहीं है। तमाम चीज़ों को हम असेस करेंगे।
उसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसके अंदर हम बात करते हैं यूरिनालाइसिस एंड सीरम किडनी फंक्शन टेस्ट। यानी एक टेस्ट यूरिनालाइसिस और सीरम किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर तौर पे फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा हम सिस्टोस्कोपी करवाते हैं। सिस्टोस्कोपी क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और कैमरे का इस्तेमाल करते हुए ब्लैडर और यूरेथ्रा के अंदर से देखते हैं। अच्छा, जो सिस्टोस्कोपी है ये प्रोसीजर जो है ये रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है या विदाउट रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम क्या होता है? इमेजिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक्सरेज को यूज करते हैं ताकि हम यूरेटर, किडनी, ब्लैडर इन सबको देख सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास इंक्लूड है IVP, IVU, KUV रेडियोग्राफ, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड एवेल्युएशन। अच्छा, IVP क्या होता है? इंट्रावेनियस पाइलोग्राम या फिर इसे इंट्रावेनियस यूरोग्राम भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? कंट्रास्ट डाई को ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे की मदद से किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट को चेक किया जाता है। और KUV क्या होता है? हमारे पास KUV किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर होता है। इसके अंदर किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे लिया जाता है। CT स्कैन क्या है? ये डिटेल इमेज लेने के लिए किया जाता है कंप्यूटर और एक्सरे का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड जो है साउंड वेव की मदद से हम इमेज बना के यूज करते हैं। तो और उसके अलावा सम टाइम हम रीनल बायोप्सी भी परफॉर्म करते हैं। रीनल बायोप्सी मीन रीनल का कोई एक टिश्यूज लिया रीनल पार्ट का और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसका मुआयना करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए। तो ये तमाम टेस्ट हैं जो कि हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस को डायग्नोज करने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है IVP। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। IVP क्या होता है हमारे पास? एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम एंड ऑल्सो कॉल्ड इंट्रावेनस यूरोग्राम। यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राम को इंट्रावेनस यूरोग्राम भी कहा जाता है। और ये होता क्या है? ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर हमारा किडनी आ गया, हमारे यूरेटर्स आ गए, हमारा ब्लैडर आ गया। तो इनके अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उनको देखने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम या फिर इंट्रावेनस यूरोग्राम। जो IVP है इसके अंदर होता है क्या है? एक स्पेशल किस्म का डाई यानी कंट्रास्ट मटेरियल इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाता है और वो कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है हमारे ब्लड से होता है वो हमारे किडनी तक पहुंचता है और फिर वहाँ से यूरिन के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब उस कंट्रास्ट की मदद से एक्सरे के ऊपर तमाम इमेजेस आ जाती हैं जो कि डॉक्टर को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है कि किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, किडनी स्टोन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कौन सी जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो IVP के जरिए से डॉक्टर आसानी से उस एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें डायग्नोज करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस को मेडिकली कैसे मैनेज किया जाता है तो इसमें हम बता रहे हैं। मैनेजमेंट इज यूजली कंजर्वेटिव इफ द कंडीशन इज नॉट सीवियर। यानी अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं होगी तो जो मैनेजमेंट होगी वो मोस्टली कंजर्वेटिव होगी। यानी हम पेशेंट की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बोलेंगे और उसके अलावा उसके साइन सिम्टम को मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इफ द किडनी इज सीवियरली डैमेज अ नेफ्रेक्टमी में बी नेसेसरी। इस बात का ये मतलब है कि अगर पेशेंट की किडनी सीवियरली डैमेज हो गई है तो इसके लिए हमें नेफ्रेक्टमी करवाना होगा। नेफ्रेक्टमी का क्या मतलब होता है? ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर किडनी को रिमूव कर दिया जाता है, किडनी को निकाल दिया जाता है, इसको नेफ्रेक्टमी कहते हैं। यानी अगर पेशेंट की किडनी सीवियरली डैमेज हो गई है तो उसके लिए नेफ्रेक्टमी जो है वो नेसेसरी है, लाजमी है। अच्छा, उसके बाद है इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन यानी एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओपिएड्स एंड एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग इज नेसेसरी टू रिलीव सीवियर पेन। अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो उसके लिए ओपिएड्स का यूज किया जाता है। ओपिएड्स हमारे पास क्या है? ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं और स्ट्रॉन्ग पेन किलर के साथ साथ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं।
एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो हमारे मसल्स के स्पाज्म को, खिंचाव को जो है वो रिलैक्स करती हैं। तो ये हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस को सर्जिकली कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं रिमूवल ऑफ स्टोन, यानी अगर गुर्दे में पत्थरी होगी तो इस पत्थरी को कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले यूरोलिथोट्रिप्सी यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये हमारे पास एक कॉमन नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉन इन्वेसिव मेथड का मतलब है कि बिना किसी कट के जो पत्थरी बन गई है किडनी के अंदर और यूरेटर के अंदर, इस मेथड के जरिए उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास यूरोलिथोट्रिप्सी है, इस प्रोसीजर के जरिए से किडनी और यूरेटर के स्टोन्स को इजीली ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर ये यूरिन के रास्ते से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी क्या होता है? नेफ्रेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, यानी अगर किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, किडनी बहुत ज़्यादा उसके फंक्शन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उस किडनी को वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो अगर किडनी को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसीजर को कहते हैं नेफ्रेक्टमी। ये हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए नर्सिंग की क्या इंटरवेंशन है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में हमें बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एज ऑर्डर, यानी जो मेडिसिन डॉक्टर ने ऑर्डर की होंगी उनको एडमिनिस्टर करना। मॉनिटरिंग I&O यानी इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग को मॉनिटर करना होगा। ऑब्जर्विंग फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन एंड मॉनिटरिंग वाइटल साइन, यानी ऑब्जर्व करना होगा इन्फेक्शन के किसी भी साइन एंड सिम्टम को और उसके अलावा वाइटल साइंस को मॉनिटर करना होगा। इनकरेज द पेशेंट टू टेक फ्लूइड एज ऑर्डर बाय डॉक्टर, यानी पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो फ्लूइड का यूज करे जो कि डॉक्टर ने उसे ऑर्डर किया है। उसके अलावा है कीप एनी ड्रेनेज ट्यूब ओपन, अगर कोई ड्रेनेज ट्यूब लगी है उसे ओपन रखना है ताकि इजीली फ्लूइड वहां से ड्रेन हो सके। इफ अ कैथेटर इज प्रेजेंट, अगर कोई कैथेटर प्रेजेंट है तो प्रोवाइड कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा हमारे पास है इफ सर्जरी हैज बीन परफॉर्म, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई भी है तो ऑब्जर्व द ड्रेसिंग बिकॉज ड्रेनेज ऑफ यूरिन में कंटिन्यू फॉर सम टाइम, तो आपने उस ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि जो यूरिन है सर्जरी के बाद भी कुछ टाइम तक यूरिन जो है वो आ सकता है। कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई टू अवॉइड स्किन इरिटेशन, उस एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखना होगा ताकि पेशेंट जो है स्किन इरिटेशन से वो बच जाए। उसके अलावा है एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली, जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को देनी है। पेशेंट टीचिंग इंक्लूड एक्सप्लेनिंग एबनॉर्मलिटीज एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट को हर हालत में टीचिंग प्रोवाइड करनी है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर उसे हुआ है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बताना है कि इसकी क्या साइन सिम्टम है, इसकी क्या एबनॉर्मलिटीज और हो सकती हैं, यानी पेशेंट को कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उस डिसऑर्डर के बारे में, उस इन्फेक्शन के बारे में, उस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेन मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो जो करना होगा अपने पेशेंट को गाइड करना है, जैसे कि एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, आपने पेशेंट को बताना है कि वो फ्लूइड इनटेक का यूज करे। प्रीनियल हाइजीन का ख्याल रखे, डेली प्रीनियल हाइजीन का ख्याल रखे, उसे सोप एंड वाटर से अच्छी तरह क्लीन करने के बाद उसे ड्राई करे। एंड रेगुलर इम्पिटी ऑफ द ब्लैडर, और मिसाने को अच्छे से खाली करे।